ठीक है, तो फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। बच्चों बहुत लेट हो जा रहा था बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में। मैंने 2-3 बार लेक्चर बनाया लेकिन वो किसी वजह से खराब हो गया। किसी में साउंड की दिक्कत आ गई थी, किसी में लाइट चली गई थी, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ गई, किसी में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ गया था। इस वजह से मैं वो वीडियो डाल नहीं पाई आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि हम इसमें बहुत डिले नहीं कर सकते इसलिए मैंने सोचा मैं इसे घर पे ही आप लोग के लिए बना के अपलोड कर दूँ। हमें तो पढ़ने से मतलब है ना? तो आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी का 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ये बायोटेक्नोलॉजी का 5th लेक्चर है जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, तो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? हम पढ़ रहे थे कटिंग ऑफ डीएनए, हमने कुछ स्टेप्स पढ़ी थी डीएनए बायोटेक्नोलॉजी की, है ना। पहली स्टेप थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, है ना, डिजायर्ड डीएनए यानी अपने पसंदीदा डीएनए, यानी जो आपका वांछित डीएनए है, जो क्या होता है, जो वांछित डीएनए होता है उसकी पहचान करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, दूसरे स्टेप में आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम करते थे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते थे यानी कि डीएनए का पृथक्करण। ठीक है, तीसरी स्टेप हम करते थे कटिंग ऑफ डीएनए यानी डीएनए को काटना। हम यही तीसरी स्टेप के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमने क्या क्या देख लिया है? हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए क्या है। वांछित डीएनए को हम पहचानते थे, मैंने गलती से वांछित लिख दिया, इट इज वो, है ना। वांछित डीएनए की पहचान करते थे कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बताया था कि मान लो ये कोई व्यक्ति है जिसके ये बहुत खुशदिल इंसान है क्योंकि इसके पास बहुत सारे बाल हैं। हम चाहते हैं कि इसके बालों वाला जीन जो है ना वो किसके अंदर चल जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके पास बाल नहीं है, जिसके पास बाल नहीं है, उसके अंदर हम इस जीन को डालना चाहते हैं। तो यही जीन या यही डीएनए, क्योंकि डीएनए का पार्ट ही जीन होता है, तो कभी कभी आपको डीएनए लिखा दिखाई देगा, कभी कभी आपको जीन लिखा दिखाई देगा। तो यही जीन या डीएनए क्या है? आपका वांछित डीएनए है, यानी कि डिजायर्ड डीएनए है, जो हम किसी होस्ट के अंदर, परपोषी के अंदर डालना चाहते हैं। वही जीन हमारा क्या है? वांछित जीन है या वांछित डीएनए है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ा था? पहली बात तो हम देखते थे कि किसके अंदर ऐसा जीन प्रेजेंट है। दूसरी बात, हम उसको वहां से बाहर निकालते थे, उस व्यक्ति से उस जीन को हम बाहर निकालते थे, जो कि हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं। फिर हमने तीसरे लेक्चर में देख लिया था कि कटिंग ऑफ डीएनए, काटते कैसे हैं डीएनए को। ठीक है, डीएनए को काटते कैसे हैं ये भी हमें देखना था। इसी डीएनए के कटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी डीएनए के कटिंग में हमने देख लिया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। इसी डीएनए के कटिंग में मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, इसी डीएनए के कटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी में हम पढ़ रहे थे प्रतिबंधन एंजाइम, और हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ था, है ना। तो इसी के बारे में हमें और डिटेल में देखना है कि ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है उसे हम कट कैसे करें। ठीक है, तो इस बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पूरी डिटेल में हम देखेंगे। कुछ बातें हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ बातें आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा गोल यही है कि हम कटिंग ऑफ डीएनए समझ लें। कैसे समझेंगे? पहले हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझना होगा, तब जाके हमें कटिंग ऑफ डीएनए समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? इसमें बहुत सारी स्टेप में हमको इसे समझना है। जैसे ही ये हम समझ लेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम समझ लेंगे कि कटिंग ऑफ डीएनए उससे कैसे हुआ। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर हमें ये वाला तीसरा पॉइंट अपना पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पर उससे पहले अगर आपने
मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने डीएनए के रिप्लिकेशन के बारे में बताया है, उसको आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें डीएनए के बारे में मैंने बता दिया है बहुत अच्छी तरह। तो मैं शॉर्ट में आज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या बताया था डीएनए के बारे में। देखना, मैंने कहा था कि डीएनए में दो रज्जुक होते हैं, यानी दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। वो जो स्ट्रैंड होते हैं, वो जो रज्जुक या धागे होते हैं डीएनए के, वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, है ना, वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछले लेक्चर में नहीं, मैंने आपको एक डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक लेक्चर बनाया था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। एक और बात जान लो, न्यूक्लियोटाइड के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं शुगर के, यानी शर्करा के। दूसरा चीज इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसे हम नाइट्रोजनी बेस कहते हैं हिंदी में। तीसरा चीज होता था फॉस्फेट, ठीक है। और वो दिखते कैसे थे मैं आपको बताती हूँ, वो कुछ इस तरह का दिखता था। देखो, ऐसे हमने बना बना के देखा था कल, है ना। और यहाँ पे क्या जुड़ गया था, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया था, है ना। फिर यहाँ से दूसरा फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा हुआ था। इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बना रखा था, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है फॉस्फेट से रिलेटेड, यहाँ पे O4 नहीं होगा, मैं पूरा बॉन्ड आपके लिए नहीं बनाना चाहती, बस अभी इतना समझो कि ये पूरा क्या था। ये जो इतना पार्ट था, एक फॉस्फेट, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता था, और ये एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, ये मिला के बनता था एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। दूसरी बात, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। तो ये जो इन दोनों को जोड़ने वाला है ना, जो बॉन्ड इन दोनों को जोड़ता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इस बात को आप याद रखना कि जो डीएनए बना किससे है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है ना, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता कौन है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो उसमें है उसे जोड़ता कौन है, उसे जोड़ने वाला बॉन्ड है आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में भी इसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई हमारी, ये हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानना जरूरी था, जो मैंने बता दिया। ये आपको काम आएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझने के लिए, ठीक है। तो चलो, इतनी बातें हो गई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप जरूर वो लेक्चर जाके देखो जहां मैंने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा रखा है। वो आपको मैंने बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें साइंस के 10th और 12th सबके आते हैं। उसमें आपको वो वीडियो दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअल में होता क्या। इतनी बातें हमें समझ में आ गई, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पूरी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं अगर बात करूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है, मैं कहूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम की अगर बारे में मैं बात करूं, तो प्रतिबंधन एंजाइम में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैं क्या क्या आपको बताने वाली हूं। पहली बात तो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, इसका काम क्या है, और पाया कहां से जाता है, कहां से हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है, ये सारी बातें हमारे लिए जानना जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन मतलब हिंदी में होता है प्रतिबंधन, है ना। प्रतिबंधन मतलब किसी चीज को रोकना। रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंधन मतलब किसी चीज पे बंधन लगाना, उसे रोकना, ठीक है। तो हम किस चीज को रोकते हैं, पहली बात तो ये जानो कि ये पाया किस में जाता है। ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि ये जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में इसका काम क्या है, अगर मान लो एक एक तरह का आपका वायरस होता है, ठीक है, एक क्या होता है, वायरस होता है, जिसे आप हिंदी में विषाणु कहते हो। एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को
इन्फेक्ट करता है, यानी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया पर वो परजीवी होता है। ठीक है, तो वायरस अगर बैक्टीरिया पे को खाने वाला है यानी जीवाणु भक्षी है, जीवाणु भक्षी विषाणु, ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को खाता है, जीवाणु भक्षी है, या हम कहते हैं बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया ईटर वायरस। बैक्टीरिया ईटर वायरस का एग्जाम्पल होता है आपका, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, हिंदी में भी इसे बैक्टीरियोफेज ही लिखोगे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या करता है, वो ये एक तरह का विषाणु है और वो किसे खाता है, जीवाणु को खाता है, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाए उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब ये वायरस जब बैक्टीरिया को खाने आता है तो बैक्टीरिया अपने अपने पास एक तरह का एंजाइम रखता है जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम बैक्टीरिया में वायरस की ग्रोथ को रोकता है। जैसे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वैसे ही जीवाणुओं के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो वायरस को उनके अंदर ग्रो होने से रोकता है। यानी जिस जिस बैक्टीरिया के अंदर, जिस जीवाणु के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, वो क्या होगा, उसमें विषाणु अच्छे तरह से फल फूल नहीं पाएगा, अच्छे तरह से उसे खा नहीं पाएगा और हमारा जीवाणु बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रतिरोधक क्षमता है जीवाणुओं की। जैसे हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, सेम टू सेम बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसी क्षमता होती है जिससे वायरस उस पर अटैक ना कर पाए। तो वो क्षमता है उसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सारे जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ चुके हैं, 900 प्रतिबंधन एंजाइम हम ढूंढ चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या मैं कह दूं 900 प्रतिबंधन एंजाइम। 900 प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की जा चुकी है अब तक। ठीक है, अब तक 900 प्रतिबंधन एंजाइम हम ढूंढ चुके हैं और ये 900 प्रतिबंधन एंजाइम हमने 230 बैक्टीरिया में ढूंढा है, 230 तरह के बैक्टीरिया में ढूंढा है। जिसे बैक्टीरिया के वैरायटी को, अगर मैं कहूं बैक्टीरिया की वैरायटी यानी बैक्टीरिया की किस्म, उसको शुद्ध हिंदी में या शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रभेद। मतलब कि 230 तरह के बैक्टीरिया में उसे खोजा जा चुका है। ठीक है, 230 तरह के प्रभेदों में खोजा जा चुका है। प्रभेदों मतलब स्ट्रेन्स, यानी कि टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने ढूंढ लिया है और किसमें ढूंढा है, 230 तरह के प्रभेदों में। यानी एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम पाए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कॉमन बात, जनरल नॉलेज वाली बात। अब देखते हैं कि पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा था। हमने इस बारे में पिछले क्लास में भी बात की थी, पर मैं यहां भी आपके लिए लिख देती हूं। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि पहला, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। प्रथम प्रतिबंधन जो एंजाइम था वो था हमारा हिंद 2, हिंद 2। ठीक है, हिंद 2 इसे आप कहोगे, हिंद 2। ये 2 है ना, 2 इसको पढ़ा जाता है, रोमन नंबर है। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने खोजा था उसका नाम था हिंद 2। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे दिया जाता है और भी कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ढूंढ चुके हैं उसके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ जनरल नॉलेज वाली बात थी जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो पहली बार इसकी खोज कैसे हुई है ना, क्या क्या कौन कौन से हमको पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल तो 900 तरह के, पर हमें कौन कौन से याद रखने हैं, ये सब बातें अब देखते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बारे में अब बात करते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में जो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे हुआ और किस किस में खोजा गया। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आपका
सर्वप्रथम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ढूंढा गया था वो HIND2 है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन देखो, अच्छा फर्स्ट एक मिनट, फर्स्ट मुझे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, मुझे यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहना था, एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था हमारा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो था वो था HIND2। ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं था, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। दोनों के बारे में मैंने थोड़ी सी और चीजें आपको बताई थी, अब बात छिड़ी है तो उसको भी जान लेते हैं एक बार फिर से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था आपका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके दो तरह के थे। पहला था आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, इन सबको कॉमनली हम न्यूक्लियस भी कह देते थे, न्यूक्लियस। हिंदी में कहूं तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, सिंपल। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो क्या करता था, कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसका क्या मतलब हुआ, ये डीएनए को विशिष्ट क्षारक अनुक्रम पर काटता है। ये एक स्पेशल जगह होगी जहां पे जाकर के काटेगा, वो स्पेशल जगह क्या है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि वो स्पेशल जगह क्या है। ऐसा नहीं है, मान लो ये आपका डीएनए, मैं इसको ऐसे सीधा सीधा भी बना सकती हूँ, ऐसे घुमा के भी बना सकती हूँ, ऐसे मोड़ के भी बना सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, जिसमें आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना दिया, तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह से काटता फिर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह से काटता फिर रहा, नहीं, किसी एक स्पेशल जगह पे आकर के काटेगा, ठीक है, स्पेशल जगह पे वो ढूंढेगा कि कौन सी जगह उसे काटना है। ये नखरेबाज है, हर जगह नहीं काटता, इसको स्पेशल चीज चाहिए काटने के लिए। तो विशिष्ट क्षारक अनुक्रम वही स्पेशल अनुक्रम है, जिसे अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि विशिष्ट क्षारक अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, बस इतनी सी बात कि ये स्पेशल जगह पे काटता है, हर जगह नहीं काटते फिरता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसे कोई मतलब नहीं है, जो मिला उसी को काट देगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी होता है, उसे कोई भी खाना मिले चुपचाप खा लेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं नौटंकीबाज, जो है ना, जो खाना ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, अपनी पसंद का बस खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये नखरेबाज नहीं है, ये सीधा साधा है। ये क्या करता है, कट ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, और कहां से काटता है, किनारों से काटता है, ठीक है। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एक तरफ से काटते जाता है, ठीक है, काटते जाता है। इसे कोई मतलब नहीं है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम से, एक किनारे से काटते जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूं ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए को एक किनारे से काटता जाएगा, पहले ये न्यूक्लियोटाइड अलग कर दिया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे एक किनारे से काटता चला जाएगा। इसे कोई मतलब नहीं है कि स्पेशल जगह से काटना है, यहां से भी काटेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। मैंने कहा था डीएनए एक एक न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाए थे, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड को वो अलग कर देगा, ठीक है। वो किसका काम है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का काम है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या चाहिए, एक स्पेशल जगह चाहिए। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि हमें स्पेशल जगह पे काटना है। हम पूरा डीएनए नहीं काटना चाहते अपने बायोटेक्नोलॉजी में। हमें क्या करना था, मान लो ये डीएनए था, डीएनए पे
यहाँ पे कहीं हमारा स्पेशल जीन था और इसी जीन को हमको काट के निकालना था। तो ऐसा थोड़ी हम पूरा डीएनए काटने जाएंगे, नहीं, हमको बस इतना सा चाहिए तो हमको इतना सा काटना है। और ये काम हमें कौन करके देगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके देगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ये काम करके देगा हमको। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये विशिष्ट क्षारक अनुक्रम क्या है। ये विशिष्ट क्षारक अनुक्रम जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट क्षारक अनुक्रम। विशिष्ट क्षारक अनुक्रम क्या है? विशिष्ट क्षारक अनुक्रम या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट या कह सकते हो स्पेशल रिकॉग्निशन साइट या स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह से डीएनए का क्या है, धागे हैं, और यहाँ पे क्या लटक रहे होते हैं? नाइट्रोजनस बेस लटक रहे होते हैं। मैं बार बार कह रही हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने पहले पढ़ा रखी है तो आप उसे जाके जरूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से जुड़ता है। मैंने आपको बताया था ए हमेशा टी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, और जी सी 3 बॉन्ड से जुड़ते हैं, ए और टी 2 बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी ए, यहाँ पे बनाऊंगी सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए, क्योंकि टी ए के सामने होना चाहिए, जी सी के सामने होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ डीएनए प्रेजेंट है। तो क्या होगा? विशिष्ट क्षारक अनुक्रम ढूंढा जाता है, और विशिष्ट क्षारक अनुक्रम हमेशा पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक, हिंदी में भी इसे पैलिंड्रोमिक ही कहते हैं। पैलिंड्रोमिक, हिंदी में भी इसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कह सकते हो आप। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब सीधी सी बात, उल्टा सीधा एक समान। आपने पढ़ा हो, आपने मतलब बचपन में ये सब खेल खेले होंगे, पहेलियां खेली होंगी, उल्टा सीधा एक समान। जैसे आप कहते थे जहाज, जहाज में इधर से पढ़ो तो भी जहाज, इधर से पढ़ो तो भी जहाज, उल्टा सीधा एक समान। इंग्लिश में बोले तो मैडम, जो कि मैं हूं, है ना, मैडम। इधर से पढ़ो तो भी मैडम आपको दिख रहा है, इधर से पढ़ो तो भी मैडम आपको दिख रहा है। इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक क्या है? उल्टा सीधा एक समान। जैसे मान लो अगर मैं डीएनए की भाषा में कहूं तो डीएनए की भाषा में आप ऐसे कहोगे, जैसे मान लो ये आपका एक था, इसमें आपका हुआ जी 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 सी सी सी, तो यहां से आप बनाओगे तब भी जी 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 सी सी सी। तो इधर से देखो, एक तो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये बात हमने कल देखी थी। ठीक है, बार बार उस लेक्चर का जिक्र आ रहा है तो आप उस लेक्चर को जाके जरूर देख लेना। इधर से पढ़ रहे हो तब भी जी 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 सी 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 आ रहा है, इधर से पढ़ रहे हो तब भी जी 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 सी 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 आ रहा है, उल्टा सीधा एक समान, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। अच्छा याद रखना, हमेशा 5 से 3 के डायरेक्शन में पढ़ते हैं। हम ऊपर वाले को पढ़ रहे हैं तो 5 से 3 इसको पढ़ेंगे, इधर से पढ़ना तो 5 से 3 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उल्टा सीधा एक समान दिख रहा है, तो यहीं पे आकर के कौन कट करेगा? यहीं पे आकर के आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। देखो कैसे, देखो ये आपका है डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पे है जी जी जी, यहाँ पे है सी सी सी, यहाँ पे है जी, सॉरी यहाँ पे सी बाइंड करेगा, सी सी, और यहाँ पे जी जी जी। ठीक है, इस तरह से है। तो आपका जो मैं ऐसे तीर लगा के दिखा रही थी ना कि कट करेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो यहाँ पे कट करेगा, और काटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? काटने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जी था, ये जी था, ये जी था, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी क्या होगा? सी सी सी, यहाँ पे क्या लिखोगे? जी जी जी। तो ये आपको क्या मिल गए? 2 डीएनए के खंड मिल गए, है ना, डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए, डीएनए फ्रैगमेंट, या इसी को आप कहोगे खंड, है ना, डीएनए का खंड या टुकड़े मिल गए आपको।
इस तरह के खंड को जो एकदम बराबर हैं, कहीं से छोटा बड़ा नहीं है, इस तरह के खंड को हम कहते हैं ब्लंट एंड। इस तरह के किनारों को हम कहते हैं ब्लंट एंड, या इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे कुंद छोर, कुंद छोर। तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो या तो ब्लंट एंड बना सकता है या तो स्टिकी एंड बनाएगा। अब स्टिकी एंड क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरी बात अगर देखें, अगर मैं दोबारा से एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको बना के दिखाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए है, इसमें क्या है, GAATTC है। तो अब बताओ जी किससे बाइंड करेगा, सी किससे बाइंड करेगा, जी से करेगा, टी किससे करेगा, ए से करेगा, ये ए से करेगा, यहाँ पे ये टी से करेगा, यहाँ पे ये टी से करेगा, यहाँ पे ये सी से करेगा। तो आपका कुछ एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसे हम कहते हैं इको R1, ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। जैसे हिंद 2 नाम था ना, वैसे ये भी एक तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। तो ये यहाँ पे काटता है, यहाँ पे और यहाँ पे काटता है। इसको काटने के बाद देखना कैसा दिखेगा, काटने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा, GC, ठीक है, और यहाँ पे TAG, और दूसरा आपको दिखेगा ऐसा AATTC और यहाँ पे G, ऐसा तो आपको दिखेगा, है ना। 2 टुकड़े आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ नहीं कि यहाँ पे घट्टी बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं है कि बराबर से कटा हुआ है। ये क्या होगा, जब भी इसके सामने कोई ए नजर आएगा वो तुरंत उससे जाकर के चिपक जाएगा, इसके सामने जब भी टी नजर आएगा वो तुरंत उससे जाके चिपक जाएगा। तो ये क्या है, चिपचिपा छोर है, जल्दी से जाकर के चिपक जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं हम चिपचिपा छोर, चिपचिपा छोर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टिकी एंड, ठीक है। तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना वो 2 तरह से काटता है, वो विशिष्ट क्षारक अनुक्रम ढूंढता है, जैसे यहाँ पे GATTC, उल्टा भी GATTC, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो, GAATTC, घातक मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी याद कर सकते हो, घातक, ठीक है, घातक, उल्टा सीधा एक समान, और काटेगा कहाँ, G और A के बीच में काटेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे G और C के बीच में काट रहा था, G और C के बीच में काट रहा था, और यहाँ पे दोनों समान थे, तो बराबर से आपको मिले थे, ये दोनों जो टुकड़े मिले थे वो एकदम बराबर मिले थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, टुकड़े जो मिल रहे हैं वो बराबर नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है, एक बढ़ा हुआ है, एक छोटा है ना। तो ये क्या है, ये दूसरों से आसानी से जाके चिपक सकता है, इसलिए हम कहते हैं चिपचिपा छोर। बात समझ में आई। चलो इसको समराइज कर लेते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा। अगर आपको इतना बात समझ में आ गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंजाइम, जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो डीएनए को कहाँ काटता है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम पे काटता है, ठीक है, यानी कि स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह सकते हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह सकते हो, या कह सकते हो रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, यानी कि ढूंढ के विशिष्ट क्षारक अनुक्रम पे काटता है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम पे काटता है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम ढूंढ के काटेगा। एक आपका अनुक्रम हमने देखा था GGG, CCC, इसके अपोजिट CCC, GGG, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काट रहा था, यहाँ पे काटने के बाद हमको क्या मिल जा रहा था, हमको मिल रहा था इस तरह से GGG, और इसके सामने यहाँ पे CCC, ये आपको एक मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आपको मिल जा रहा था जो कि था आपका CCC, और यहाँ पे GGG, इसको हम कह रहे थे ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, यानी कि ये चिपचिपा नहीं है, किसी से जाके चिपकेगा नहीं। दूसरा हमने देखा था, दूसरा हमने देख लिया कि एक था आपका GAATTC,
और इसी के अपोजिट यहाँ पे था आपका GAATTC, ठीक है। ये भी आपका क्या है, विशिष्ट क्षारक अनुक्रम। यहाँ पे GAATTC घातक आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, G और A के बीच में काटा जा रहा था, तो यहाँ पे आपको दो ऐसे टुकड़े मिल रहे थे जो आपस में चिपकने लायक नहीं थे। दो ऐसे टुकड़े मिले जो आपस में चिपक सकते थे। देखो यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, ठीक है, T T, यहाँ पे AG, और दूसरा टुकड़ा जो आपको मिला था वो आपको ऐसा मिला था AATTC, और इसी से क्या जुड़ा था, G जुड़ा था। ऐसे आपको टुकड़े मिल रहे थे जो कि आपस में आसानी से चिपक सकते हैं, तो इसे आप कहोगे चिपचिपा छोर, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो स्टिकी एंड। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। चिपचिपा छोर या आपका ब्लंट एंड किसके काटने से मिलता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के काटने से मिलता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एक्सो से नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है, एंडोन्यूक्लियस से। और इसी के बारे में, इसी को हमें इस्तेमाल करना है किसमें, अपनी पूरी बायोटेक्नोलॉजी में। एक्सोन्यूक्लियस से हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ एंडोन्यूक्लियस से काम है, ठीक है। मैम फिर वो पढ़ाया क्यों, पढ़ाया इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड था, इसलिए पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलो, इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई हैं तो अब हमें पता चल गया कि डीएनए को हमें काटना कैसे है, ठीक है। तो अब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से क्या कर देंगे, डीएनए को काट देंगे, ठीक है। कुछ और बातें आपको याद रखनी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। ये जो आपका GATTC है ना, वो कौन काटता है, EcoR1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है। मैंने दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक आपको बता दिए। एक का नाम था आपका HIND2, जो कि आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। और आपका एक और मैंने बता दिया, EcoR1, ठीक है, ये भी आपका एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है जो कि किस पे काटता है, स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी कि विशिष्ट क्षारक अनुक्रम। इसका विशिष्ट क्षारक अनुक्रम होता है GAATTC, और काटता किसके बीच है, G, ये C है, काटता किसके बीच है, G और A के बीच में, ठीक है। इतनी बात अगर आपको याद हो गई हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कटिंग ऑफ डीएनए कैसे हुआ। डीएनए को काटने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, और ज्यादातर हम EcoR1 का इस्तेमाल करेंगे जो चिपचिपा छोर हमें दे, क्योंकि हमें इस डीएनए को किससे चिपकाना है, हमें इस डीएनए को फिर वेक्टर से जाकर के चिपकाना होगा, ठीक है। तो हम एक बात आप बहुत अच्छे से याद रखो, EcoR1 यूज करेंगे और जिससे चिपचिपा छोर बनाएंगे, ठीक है। अब एक और बात आती है कि इसका नाम EcoR1 कैसे पड़ा, ये भी हमको देखना होता है कि इसका नाम EcoR1 कैसे पड़ा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, EcoR1 इसका नाम है, पूरा नाम अगर मैं कहूं तो इसका नाम होता है एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई, ई से होता है एस्चेरिशिया, CO मतलब कोलाई, R मतलब होता है RY13 स्ट्रेन, और फर्स्ट मतलब होता है पहला, ये ढूंढा गया था। यानी एस्चेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में के RY13 स्ट्रेन में, स्ट्रेन मतलब प्रभेद, RY13 स्ट्रेन में जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढा गया था वो था EcoR1। यानी फिर से मैं बता दे रही हूँ, एस्चेरिशिया कोलाई के RY13 प्रभेद में, प्रभेद मतलब स्ट्रेन, यानी कौन से तरह का बैक्टीरिया है। जैसे ह्यूमन में भी कई तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एकदम गोरे वाले होते हैं जो अमेरिकन होते हैं, एकदम काले होते हैं जो निग्रो होते हैं, फिर हमारे जैसे इंडियन होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रभेद। प्रभेद मतलब उसके प्रजाति, ठीक है। तो एस्चेरिशिया कोलाई RY13 प्रभेद में, यानी कि एस्चेरिशिया कोलाई RY13 या 13 आप इसे पढ़ सकते हो, स्ट्रेन में जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था वो था EcoR1। अगर मैं कहूँ जो दूसरा निकाला गया था उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे EcoR2। यानी एस्चेरिशिया कोलाई RY13 में जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था वो था EcoR1,
इसी बैक्टीरिया में जो दूसरा निकाला गया था वो था EcoR2, इसी बैक्टीरिया में जो तीसरा निकाला गया था वो था EcoR3, और भी निकाले जाएंगे तो और भी ऐसे सीक्वेंस में हम नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था नाम देने का तरीका। बात समझ में आई? अब आप कहोगे मैम ये जो आपका हिंद 2 है वो तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, है ना, आपने हिंद 2 को क्यों बोला, यहाँ तो 1 होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, हिंद 1 जो था रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस था, इसीलिए हम लोग जो पहला एंजाइम निकाला गया था हिंद से, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया था, उससे जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया था वो आपका एक्सोन्यूक्लियस हो गया था। इसीलिए हमने कहा हिंद 2 वाला जो क्या है वो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एंडो और एक्सो में फ़र्क है, मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है। अब हमें थोड़ी सी बातें और समझनी है, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें क्या समझनी है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को काटता है, तो मैम ये बताओ कि बैक्टीरिया जो है उसके पास अपना खुद का भी डीएनए है, वो अपने डीएनए को भी काट सकता है, तो वो अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता, सिर्फ वायरस के डीएनए को क्यों काटता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि पहली बार 1963 में आपके एनसीईआरटी 11.2.1 में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे पहली जो लाइन दे रखी है वो यही है, मतलब इस हेडिंग के अंदर जो पहली लाइन दे रखी है वो यही है कि 1963 में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से 2 एंजाइम निकाले गए थे। पहला था वो जो कि डीएनए पर मिथाइल जोड़ता था, मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था, और दूसरा था वो जो डीएनए को काटता था। डीएनए को क्या करता था, डीएनए को काटता था। ठीक है, 2 तरह के एंजाइम हमें मिले थे। तो डीएनए को काटने वाला तो हमें नो डाउट पता है क्या है, डीएनए को काटने वाला हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही होगा, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो। लेकिन डीएनए पर जो मिथाइल ग्रुप जोड़ता था ना, वो बैक्टीरिया के डीएनए को कटने से बचाता था, बैक्टीरिया के डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता था। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास अपने आप को बचाने के लिए भी है, बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि वायरस के डीएनए को मारेगा, वायरस के डीएनए को मार देगा, यानी कि काट देगा, लेकिन अपने डीएनए को वो बचा लेता है क्योंकि अपने डीएनए के ऊपर उसने मिथाइल जोड़ रखा है। मिथाइल जोड़ने की वजह से इसका ई कोलाई का या किसी भी बैक्टीरिया का डीएनए खुद नहीं मरता, वो खाली वायरस के डीएनए को मारता है। हम इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकें, अपनी बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में किस मकसद से था, बैक्टीरिया वायरस को मारना चाहता था इसलिए था, लेकिन हम तो इंसान ऐसे हैं ना, अपने फ़ायदे की जो चीज़ दिखती है हम उसे निकाल लेते हैं। तो हमें ये अपने फ़ायदे की चीज़ दिखी तो हमने इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब बाहर निकाल लिया तो हमने इसको किस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना हमने इसे शुरू कर दिया। ठीक है, तो इतनी सी बातें थी। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे थे, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ हम पढ़ रहे थे एंडोन्यूक्लियस के बारे में, है ना, हम यहाँ पढ़ रहे थे एंडोन्यूक्लियस के बारे में, और मैं कह रही थी देखो यहाँ पे काट रहा है, तो याद करो ये कौन सा बॉन्ड है, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। यानी कोई आपसे पूछे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, तो आप कहोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको याद हो गई हैं तो आपको अब आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देख लेते हैं हमने समझा क्या, हमने इधर पूरा क्या समझा, मैं आपको एक बार के लिए बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने एक व्यक्ति लिया था जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बाल थे, उस व्यक्ति से हमने क्या कर दिया, उसकी कोशिका निकाली थी, उसकी कोशिका यानी कि उसका सेल निकाला, फिर सेल से हमने क्या निकाल दिया था, डीएनए निकाल दिया था उसके डीएनए को हमने बाहर निकाल दिया था, डीएनए का पृथक्करण कर दिया था। और इसी डीएनए पे क्या है, हमारा वांछित डीएनए या वांछित जीन है, यहाँ पे है।
इस वांछित जीन को हमने बाहर निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, डीएनए को काटने लगे। हम डीएनए को काटना शुरू कर दिया। और काटेंगे कैसे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। याद रखना कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हमें स्पेशल जगह पे काटना है, हमें स्पेशल जगह पे यहाँ पे काटना है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे काटने के बाद हमको क्या मिल गए, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, ऐसे टुकड़े मिल गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन टुकड़ों को अलग कैसे करते हैं। ठीक है, हमें तो अपना ये वाला टुकड़ा चाहिए ना, हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला टुकड़ा है और इसे अलग कैसे करेंगे, ये बात हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपका जो तीसरा हेडिंग था कटिंग ऑफ डीएनए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल हम मूव करेंगे चौथे हेडिंग पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। ठीक है।